हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि फर्स्ट पेपर पर आधारित ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका ये 61वां वीडियो है। लगातार नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये मैं सीरीज लेके आया हूँ और ये सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस सीरीज के सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और रेगुलर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होंगे जो कि एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को और भी अच्छी बेहतर ढंग से पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी मिलेंगे, तो उनको भी आप क्लिक करके सारे लेक्चर्स को कवर करके अपने एग्जाम्स को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 61वां वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण 2020 में जो हुआ था के संबंध में सही नहीं है? पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण आसाम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। या फिर दूसरा, इसमें पहली बार लोन बॉल और साइकिलिंग की स्पर्धाएं शामिल हुई थी। या तीसरा, पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था। या फिर पदक तालिका में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो चौथे नंबर पे नहीं था। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आखिरी पायदान पर रहा था। ठीक है ना, टोटल इसमें 4 जो राज्य थे उनका नंबर लगा था, जिसमें कि 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा था। ठीक है ना, इसका 5th पोजीशन लगी थी। ठीक है, और बाकी के तीनों सही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण था ये आसाम के गुवाहाटी में हुआ था, और इसमें लोन बॉल और साइकिलिंग, ये 2 नई जो प्रतिस्पर्धा है इसको शामिल किया गया था इस बार। और महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे रहा था 256 मेडल लेकर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आया था वो आया था हरियाणा, फिर उसके बाद में दिल्ली का नंबर लगा था, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इसमें दिल्ली के जो पदक, हरियाणा के जो पदक थे वो थे, एचआर लिख देता हूँ, हरियाणा, जिसने कि टोटल 200 पदक जीते थे। उसके बाद में दिल्ली ने पूरे 122 पदक। फिर आया था कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक के जो पदक थे वो थे टोटल 87 पदक थे इसके। ठीक है, और उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश आया था, जिसने कि 80 पदक लेके ये 5वें नंबर पर रहा था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। 13वां आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप, जो कि 2023 में होना है आयोजन इसका, ये कहां पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज? तो इसका सही विकल्प है इंडिया में इसका आयोजन किया जाने वाला है। और इससे पहले लगातार इंडिया मेजबानी कर चुका है 2003 में और 2011 में। ठीक है ना, 2011 में इसकी मेजबानी हो चुकी है। 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, जिसमें कि कैप्टेंसी की थी महेंद्र सिंह धोनी ने। और उसके बाद में अब जो आयोजन होने वाला है 2023 का, ठीक है ना, इसमें भी होस्ट करने वाला है इंडिया। और इससे पहले वाला जो होस्ट किया था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही इस पर विजय पाई थी। इंग्लैंड ही इसमें वर्ल्ड कप के आखिरी फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया था। इसमें न्यूजीलैंड, एक्चुअली ये मैच टाई हुआ था, आपने देखा होगा। उसके बाद में इसको सुपर ओवर में इसको जीता गया था। ठीक है ना, तो इसमें न्यूजीलैंड, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था इसमें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। ठीक है ना, और इसमें इंग्लैंड विनर रहा था। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में ही होस्ट किया गया था, पिछला वाला जो हुआ था 2019 में। हर 4 वर्ष में होता है ये वर्ल्ड कप, तो इंडिया आपका होस्ट करने वाला है। ठीक है ना, इंडिया ही पूरा होस्ट करेगा और सारे मैचेस इंडिया में ही, ठीक है ना, खेले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया,
केंद्रीय खेल मंत्री, ठीक है ना, के द्वारा लोगों को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनका जो उद्देश्य था फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये कब लॉन्च की गई थी? 1 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020 या फिर 5 सितंबर 2020 या फिर 1 सितंबर 2020? तो इसका सही विकल्प है 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे के दिन ये लॉन्च की थी और ये केंद्रीय खेल मंत्री जो कि हैं किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री है, याद कर लीजिएगा। इन्होंने ये प्रतियोगिता की शुरुआत की थी जो कि 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना, और ये चली थी 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक चली थी और इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य था वो था फिट रहना, ठीक है ना, फिट, मोटापे, तनाव और चिंता, इन सबसे फिट रहने का एक नया प्रतियोगिता को लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये किसने की थी? किरण रिजिजू जी ने 15 अगस्त को चालू की थी और 2 अक्टूबर तक ये चला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला राष्ट्रीय एसोसिएशन या फिर संघ जिसने प्रथम बार राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 1928 में कलकत्ता में आयोजित किया था, कौन सा है वो? भारतीय हॉकी महासंघ, बंगाल हॉकी एसोसिएशन या फिर हॉकी इंडिया या फिर भारतीय ओलंपिक संघ? तो इसका सही विकल्प है भारतीय हॉकी एसोसिएशन है यो, ठीक है ना। इसने आयोजित किया था ये 1928 में, पहला मैच कोलकाता में। अच्छा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1908 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1908 में इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो भी कोलकाता में है, ठीक है। और उसके बाद में पहला मैच आयोजित हुआ था 1928 में जो कि कोलकाता में ही खेला गया था, ठीक है। और इसके बाद में फिर बाकी के जो हॉकी के एसोसिएशन अलग अलग स्टेट में ओपन किए वो भी इसी के माध्यम से ओपन हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, एमी कमानी जिन्हें महिला स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2020 में कर्नाटका की विद्या पितले से हार का सामना करना पड़ा था, ये भारत की किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और ये किसकी? स्नूकर की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ध्यान रहे। और इन्होंने जो वर्ष 2018 की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप है, ठीक है ना, उसको जीता था और उसके बाद में ये चैंपियन रही थी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं एमी कमानी, ठीक है ना। 2020 में कर्नाटक की विद्या पितले से ये हार गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छतरपुर, झाबुआ, सागर या फिर ये तीनों विकल्प सही हैं? तो इसका डी यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि रॉक फॉस्फेट तीनों जिलों में पाया जाता है, छतरपुर, झाबुआ और सागर। छतरपुर जो कि बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड का हिस्सा सागर भी है, लेकिन झाबुआ जो है ये मालवा में है, पश्चिमी राज्य गुजरात से इसकी बॉर्डर लगती है, यहाँ पर स्थित है। अच्छा, रॉक फॉस्फेट इसका उपयोग किसमें होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रॉक फॉस्फेट का उपयोग जो उर्वरक खाद है, ठीक है ना, उर्वरक जैविक खाद जो होता है उसको बनाने में भी उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ में इसका उपयोग जो जंग रोधी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि जो रेड ऑक्साइड जिसे बोलते हैं उसको बनाने के भी उपयोग में ये लाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये, और ये मध्य प्रदेश के इन तीनों जिलों में ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं
तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है, जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं, जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया 7th। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए, कोयला भंडार, बॉक्साइट या फिर लोहा? तो इसका सही विकल्प है कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोयला पाया जाता है और यहीं पर सारणी ताप विद्युत परियोजना भी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कि पाथरखेड़ा से कोयला सप्लाई किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है, और ये सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है, छिंदवाड़ा से लगा हुआ, सिवनी से लगा हुआ। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, छिंदवाड़ा से लगा हुआ है। छिंदवाड़ा से बाजू में बैतूल लगा हुआ है, ऊपर में बाजू में सिवनी है जो छिंदवाड़ा से लगी हुई है, फिर बालाघाट आता है। ठीक है, तो ये जो है ये है बैतूल। ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैप बताऊं मैं आपको, ये बैतूल हो गया, ये छिंदवाड़ा है, ये सिवनी है और ऊपर में ये बालाघाट है, जो कि छत्तीसगढ़ से छूटता है, बालाघाट की बॉर्डर, और महाराष्ट्र से छूटी है। ठीक है ना, दोनों की बॉर्डर छूटी है यहाँ पर, महाराष्ट्र और सीजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1886, 1897, 1867 या फिर 1857? तो इसका सही विकल्प है 1867 में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग शुरू किया गया था और ये हुआ था जबलपुर से लेके इलाहाबाद तक, ठीक है ना। ये पहला ट्रैक था, तो जबलपुर से इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद तक चला था ये, और ये पहला ट्रैक बनाया गया था ये, ठीक है। और मध्य प्रदेश में टोटल अगर रेलवे ट्रैक देखा जाए तो वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट है ये। 6100 किलोमीटर मध्य प्रदेश में टोटल रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, पूरा जाल बिछा हुआ है। और ये पूरे के पूरे जो ऑल ओवर इंडिया में रेलवे ट्रैक है उसका 10% रेलवे ट्रैक मध्य प्रदेश में बिछाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, साइंस पर है ये। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प है, ठीक है ना। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तीनों पर ही ये आधारित है डार्विन का जो वर्णवाद है। एक्चुअली ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा? 1831 में ये प्रतिपादित किया गया था। और इसमें बताया गया है कि ये सिद्धांत के अनुसार जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें, ठीक है ना, प्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट संतान उत्पत्ति जिसे बोल सकते हैं, जीव का प्रोडक्शन ये कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और ये आबादी के कारण जीव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ में यहाँ पर संघर्ष होता है और दूसरे के साथ में यहाँ पर संघर्ष जारी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द वेरिएंस, ठीक है ना, जो आंतरिक लोग हैं उन्हीं के साथ में स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर सर्वाइव करना है तो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स डार्विन के, ठीक है ना, प्राकृतिक वर्णवाद पर आधारित है, जो कि 1831 में इन्होंने ये प्रतिपादित किया था, यानी कि इसको इन्वेंट किया था। लीजिए अगला क्वेश्चन हो गया, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता, बल बहुत तीव्र होता है, या फिर सौर वायु के ऊपर बल लगाती है, वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। निर्वात में, यहाँ पे निर्वात होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इस कारण से अंतरिक्ष के जो यात्री हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना, उछलते रहते हैं या फिर मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यही किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, अपने तरफ में खींचता है। और किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली उसका वेट डिसाइड करता है, ठीक है ना, जो कि पृथ्वी के का केंद्रीय बल होता है, ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स जो होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो कभी भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर गिरती है, अगर वो वायुमंडल के अंदर है, तो सीधे की सीधे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली जाती है, और उसकी पर्टिकुलर जो वजन होता है वो उसके खुद के ही जो क्या कह सकते हैं अपन, उसकी खुद की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने वजन का है, ठीक है ना। और उसके वस्तु के उसी को उसकी वस्तु का भार कहा जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसका वजन उसके अकॉर्डिंगली होगा, वो उस तरीके से उसका वजन होगा, और जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका वजन उसके अकॉर्डिंगली होता है। चाहे वो एक फेदर है, पंख पंख भी सीधे अगर हवा में जाता है तो एट द एंड धीमे धीमे करके वो जमीन पर सतह पर आकर गिर जाता है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सीधे जमीन पे आता है, क्योंकि उसका भी एक थोड़ा बहुत वजन जरूर होता है, ठीक है। तो इसलिए अंतरिक्ष में निर्वात में जितने भी यात्री हैं वो सीधे खड़े नहीं होते, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में कितनी लघु वन उपज को शामिल किया गया है? 24, 25, 28 या फिर 32? तो इसका ए विकल्प सही है, 24 जो लघु वन उपज है इसको हाल ही में मई 2020 में शामिल किया गया है। तो इसको मिलाकर अब टोटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में 49, ठीक है ना,
49 जो फसल हैं जो कि लघु वन उपज कहलाती हैं वो अब टोटल हो गई हैं, ठीक है ना, 49 हो गई हैं। और इसका जो मूल्य का निर्धारण होता है ये हर 3 वर्ष में, ठीक है ना, हर 3 वर्ष में इसको संशोधित किया जाता है, यानी कि हर 3 वर्ष में इसमें जो वन उपज है वो कम या ज्यादा की जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है और ये कोविड-19 के समय याद की है, ठीक है ना, शुरुआत की थी। कोविड-19 जो हुआ 2020 में इस योजना की शुरुआत की है। और इस रोजगार सेतु योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रवासी श्रमिक मजदूर हैं जो कि जिस राज्य में जो कार्य करते थे, जैसे कि कोई किसी प्लांट में लगा हुआ था और उस प्लेटफॉर्म पे काम करता था, जिस प्लेटफॉर्म पे वो वहां पे काम कर रहा है, तो वही प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ पर भी काम कर सकता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स में काम कर रहा होगा वहां पर, तो वो उस तरीके का काम यहाँ पर भी काम कर सकता है। मतलब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रहकर उसी कार्य से अपनी कमाई कर सकते हैं। ये योजना की शुरुआत की गई थी रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, और ये कोविड-19 में अभी शुरुआत की 2020 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कर्ण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनो? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ये जो है एक कण प्रति कण का युग्म के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। थॉमसन के द्वारा ये खोज हुई थी, ये हुई थी 1897 में, थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये ऋण आवेशित, ठीक है ना, ये ऋण आवेशित कण कहलाता है ये, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, ऋण आवेशित कण है। और इसी तरीके से पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन जो है वो धन आवेशित है, पॉजिटिव है ये, इसका नाम पॉजिट्रॉन से मतलब पॉजिटिव मान कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि धन आवेशित, अस्थायी यानी कि ये अनस्टेबल है, ये स्थायी नहीं रहता कण, अस्थायी कण है। और इसका जो द्रव्यमान है वो आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की, इसकी की थी एंडरसन ने, ध्यान रखिएगा, इसकी खोज की थी एंडरसन ने, एंडरसन। और कब की थी इसकी खोज? ये हुई थी 1932 में, 1932 में इसकी खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 14th, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको बोलते हैं एफडीआई, इससे तात्पर्य क्या है? मुद्रा बाजार एवं उद्योग में किया गया निवेश, या फिर शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंकिंग क्षेत्र का निवेश, या भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश। तो एफडीआई का मतलब होता है, इसको मुद्रा बाजार और उद्योगों में जो निवेश किया होता है उसको बोलते हैं एफडीआई, ठीक है ना, फॉरेन डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, और उसमें पूछा है विश्व बैंक की समूह संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसको बोलते हैं आईएफसी, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? द हैग, वॉशिंगटन डीसी, वियना या फिर जेनेवा? तो इसका सही विकल्प है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी आईएफसी की? तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, ठीक है ना, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ऐसे याद कीजिएगा, तब आईएफसी की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है यहाँ पर जितने भी जो प्लांट्स हैं, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको ये ऋण देता है, ना कि किसी सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर को, किसी भी सामाजिक संस्था को इसका उद्देश्य नहीं है लोन देना, ये एक पूंजी इकट्ठी करता है और इसको किसी भी प्राइवेट संस्था, यानी कि कोई प्राइवेट प्लांट कोई लगाना चाहता है, ठीक है ना, कोई उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए ये लोन देता है और ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो दिस इज द फैक्ट, जो कि 1956 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, और ये कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट।
तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने कमेंट करके बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी एमपीपीएससी एमसीक्यूज की सीरीज के साथ में जुड़ सकें। और साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको हिंदी में एमपीपीएससी और सारे पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, जिससे के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, सारे नोट्स से स्टडी करके। और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोस की लिंक मिलेंगे जिसमें कि मैंने कंप्लीट लेक्चर क्रिएट किया हुआ है हर टॉपिक पर, एमपीपीएससी का भी और मध्य प्रदेश जीके का भी। तो वो सारे वीडियोस भी देखकर आप अपनी पढ़ाई को और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अपना बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।